आज हमारे साथ साईं धाम ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। आप पुणे में बड़ा ही संघर्ष करके बिल्डर के पद तक पहुँचे, एक कंपनी जो बनाई मनोरमा डेवलपर्स नाम से, उसके डायरेक्टर हैं और लगातार युवाओं के बीच में बिजनेस टाइकून के रूप में जाने जाते रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो आपने 2017 में भी एक प्रयास किया था और यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी में आपने सीधे एक कदम रखा था, तो क्या लग रहा है आपको 2017 से 2022 में आज पुनः आप चुनाव के समय पर यहाँ पर आए हैं, तो अब तक कितने गांव में आपने भ्रमण किया था? सौरभ जी धन्यवाद। मैं यहाँ एक हफ्ते पहले आया हूँ। मैंने चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी के चुनाव प्रचार में एक 15 गाँव का भ्रमण किया और हमारे मित्रगण जो लोग हैं, जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको सब लोगों को हमने एक कन्विंस किया, एक धारणा बनाई, एक सहमत बनाई कि देखिए इस बार हमको बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करा के बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हमें यहाँ पे लानी है। और पिछली बार भी आपने प्रयास किया था, जब चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को टिकट मिला, आपने टिकट की दावेदारी की थी, तो आप नाराज़ नहीं हुए? पार्टी से, संगठन से, विचारधारा से बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं घर में, ऐसा क्यों? देखिए, संगठन मेरी माँ है और माँ से नाराज़ होने का हक शायद बच्चों को नहीं रहता, बेटों को नहीं रहता। और संगठन मेरी माँ है, संगठन जब मुझे जहाँ काम करेगी। आज देखिए, मैं पुणे के उत्तर भारतीय मोर्चा के महासचिव के रूप में काम करता हूँ। कुछ दिन के लिए मेरा गोवा प्रवास हुआ, कुछ दिन के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रवास हुआ, कुछ दिन के लिए गृह जनपद प्रवास हुआ। तो ये सब नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। धरातल में काम करना है। शायद मैं कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं लोगों के सामने आ पाया जिस रूप में मुझे स्वीकार करना चाहते थे। मैं लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ, फिर से प्रयास करूँगा। अगली बार देखेंगे। इस बार चंद्रिका जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाना है, इसी ध्येय के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर अभी भी मुद्दा है? राम मंदिर मुद्दा है सौरभ जी, इसलिए है कि राम मंदिर जन भावनाओं से और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। हर एक हिंदू के हृदय में राम बसते और उन राम की मर्यादा को, राम के पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादा को, उनके कार्यकलापों को टाला नहीं जा सकता कि राम केवल एक देवता नहीं थे, वो एक जीती जागती जीवन शैली थे। उस जीवन शैली का आपके जीवन में अनुकरण करके आगे बढ़ना, और जब तक आप आदर्श रहेंगे, मौलिक रहेंगे, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, तब तक तो आपको राम को मानना ही पड़ेगा। अच्छा, एक मंदिर का निर्माण आप भी करा रहे हैं साईं धाम ट्रस्ट के माध्यम से, तो क्या है उसकी रूपरेखा? देखिए, साईं धाम ट्रस्ट की स्थापना मैंने 2012 में किया था और 2012 से लेकर 2022 तक समय चलता गया। जो साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया उसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा काम करता गया। और इस संस्था का उद्देश्य है कि यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल, एक गौशाला मेरी जो चल रही है अभी, गौओं की सेवा और लोगों की एक जागरूकता। मैं यहाँ अगले साल से एक ऐसा कार्यक्रम करने वाला हूँ कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी नीतियाँ हैं, उन नीतियों को पिछले पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति तक कैसे पहुँचाया जाए, उसकी रूपरेखा तैयार करके हम लोग एक तैयारी करेंगे और हम लोग काम करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आप ही की तरह युवा हैं और जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं, जाति का फैक्टर भी काम कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कि कहीं अगर समाजवादी सत्ता में आ गई तो? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जाति फैक्टर देखिए 2014 में टूटा, 2017 में टूटा, 2019 में टूटा और इस बार भी टूटा, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि जातिवाद करने के बाद ये नेता केवल अपना स्वार्थ समझते हैं, उनके स्वार्थ के अलावा, उनके परिवार के अलावा कुछ भी देखते नहीं। अब एक ऐसी सरकार आई है आपके सामने, ऐसा एक जो है ना ऑप्शन, ऐसा विकल्प है कि जो कि राष्ट्र को लेके, राज्य को लेके, गरीब को लेके, किसान को लेके चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतवर्ष में दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की सोच रखती है। इसलिए जातिगत राजनीति कुछ असर करने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी कम से कम 270 से 280 सीटें कन्फर्म आ रही हैं। अच्छा, आपके दल के जो प्रत्याशी हैं उनके सामने एक 28 साल का युवा प्रत्याशी है
क्या लगता है आपको, यूथ अगर साथ दे गया उनका तो? देखिए, मन से कोई तन से कोई बूढ़ा नहीं होता। उनके मन में उनके जो विचार हैं, उनकी जो ऊर्जा है, मैं 2 दिन उनके साथ था और 2-3 दिन साथ में रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि देखिए, चलने के समय में हम लोग पीछे हो जाते थे लेकिन चंद्रिका जी आगे दौड़ते थे। तो कोई बूढ़ा नहीं है, वो बिना मन से बूढ़े, तन से बूढ़े हो सकते हैं लेकिन मन से बूढ़े नहीं है। और मन से बूढ़े, तन से बूढ़े होने कुछ मतलब नहीं है। उनकी विचारधारा, वो संगठन से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं। मैं तो सभी लोग कहूँगा कि बूढ़ा व्यक्ति, देखिए, जब बूढ़ा व्यक्ति रहता है तो उसका दिमाग, उसकी ऊर्जा अलग रहती है, उसकी विचारधारा अलग रहती है और वो शायद विचारधारा हमारे क्षेत्र को आगे लेके जाएगी, मैं ये सोचता हूँ। अच्छा, जो आपका ये क्षेत्र है राजापुर से इधर, हमने मंत्री जी से भी ये सवाल किया था, नोनार, बचरन, जमहेल और पहाड़ी भी और देवल चौरा जितना भी लेंगे, सिंचित भूमि नहीं है। किसान नेता के रूप में जाने जाते थे, हालांकि उन्होंने हमें जवाब दिया। पर आपका क्या प्रयास होगा कि ये जल्द से जल्द सिंचित भूमि हो जाए, किसानों को लाभ हो जाए? देखिए, हमारे गांव से 10 किलोमीटर जमुना जी हैं, हमारे गांव से कई नदियां लगी हुई हैं। तो अभी राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और बुंदेलखंड के लिए तो योगी जी का स्पेशल पैकेज है। और शायद सौरभ जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, स्वतंत्रता होने के बाद आज जो 5 साल में शायद बुंदेलखंड के लिए काम हुआ है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है। एक प्रशंसनीय और सराहनीय काम हुआ है। देखिए, एक 5 साल में कोई भी काम कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रयास किया जा सकता है। और ये प्रयास आपका भागीरथ प्रयास करना पड़ेगा आपको। 1 और 2 प्रयास में बुंदेलखंड की जनता प्यासी नहीं रहेगी, बुंदेलखंड की किसानों को पानी मिलेगा। एक प्रयास में नहीं होने वाला, एक प्रयास और करना पड़ेगा। और एक बार प्रयास करेंगे तो क्या आप इसके लिए आवाज़ उठाएंगे अभी कि जल्द से जल्द सिंचित भूमि हो जाए? जरूर, हम हमारे मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन करेंगे, हमारे मंत्रियों को भी आवेदन करेंगे। हमारी सरकार बन रही है और हम चाहेंगे कि बुंदेलखंड में जल समस्या और किसानों की समस्या एक जो कम हुई है। देखिए, पहले की सरकारों ने कम नहीं किया, आज हम कम से कम नहीं तो 25, 30, 40% उस बेस पे पहुँचे हैं। हम लोग चाहेंगे कि 100% यहाँ की किसानों की समस्या हल हो। अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। आप भी युवा हैं, कैसे आप युवाओं को समझाएंगे कि रोजगार मिले? देखिए, मैं खुद युवा हूँ और मेरे कंपनी में लगभग 300-400 लोग काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि युवाओं को रोजगार देने का मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको नौकरी दीजिए, आप उनको व्यापार दीजिए। आप ऐसे युवा तैयार करिए कि जो 4 युवाओं को नौकरी दे सके, ऐसा मत करिए। और ऐसा नहीं है कि युवाओं के रोजगार सृजन नहीं हुए, रोजगार सृजन हुए, भर्तियाँ हुई। अब देखिए, हर एक राज्य सरकार की एक परिसीमा रहती है, सीमाएं रहती हैं कि इतनी भर्तियां हैं, इतने लोग आएंगे, उनको बढ़ाया तो नहीं जा सकता। और बढ़ाया जा सकता है तो उस विषय में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि रोजगार के नहीं है, रोजगार के बहुत सारे सृजन हुए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्ट्रेंथ योजना, बाकी जो योजनाएं बनी, उन्होंने युवकों ने 10-10, 5-5 लाख रुपए लोन लेके और अपने व्यवसाय चालू किए। और आज देखिए, उनके टर्नओवर अच्छे हो रहे हैं, वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छे उनकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कोई सुन कहने वाली बात नहीं। अच्छा, किसी भी नेता का जो गांव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका जो पैतृक गांव है, क्या कहेंगे अपने गांव की जनता से कि वो भारतीय जनता पार्टी को, आपकी सरकार को पुनः बनाने के लिए कैसे और कितना प्रतिशत मतदान करे? 100% हो सकता है कि आपके गाँव में मतदान? 100% तो देखिए, मतदान एक अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है ना, डिटेंशन 75% प्लस मान के चल रहे हैं और उतना प्रयास करेंगे। और वही प्रयास हम कर भी विधानसभा में भी करेंगे 236 में कि चंद्रिका जी कम से कम नहीं तो अच्छे मार्जिन से विजयी हो। तो ये थे हमारे साथ मनोरमा डेवलपर के डायरेक्टर और साई धाम ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राजू तिवारी। आपने युवाओं को संदेश दिया, अपने क्षेत्र की जनता को कहा और जो असिंचित भूमि का मुद्दा है उसके लिए आगे आवाज़ उठाने की बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सौरभ जी, थैंक यू।